एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था भोला और छोटे बेटे का नाम था मोहन। भोला, जो कि सेठ का बड़ा लड़का था, लेकिन वह अपने छोटे भाई मोहन से अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखता था। और इस ईर्ष्या का कारण धन संपत्ति नहीं, बल्कि घर परिवार और नगर के लोगों से मिलने वाला मान सम्मान तथा प्रेम था। सेठ भी अपने छोटे बेटे मोहन पर ज्यादा भरोसा करता था। वह व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण कामों को भी अपने बड़े बेटे की बजाय छोटे बेटे को ही ज्यादा सौंपता था। साथ ही व्यापार और घर के किसी भी निर्णय पर छोटे बेटे की राय को अधिक महत्व दिया जाता था। नगर के अन्य बड़े लोग और छोटे मोटे व्यापारी जिसका सेठ के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे, वह भी सेठ के बाद उसके छोटे बेटे मोहन पर ही अधिक विश्वास करते थे और उसके साथ ही लेन देन व व्यापार करना पसंद करते थे। समाज और नगर के लोगों के बीच मोहन की एक सकारात्मक छवि थी। लोग उसे एक ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखते, लेकिन बड़े भाई भोला को छोटे भाई मोहन की इतनी लोकप्रियता से जलन होती थी। वह सोचता था कि बड़ा तो मैं हूँ और इस नाते मुझे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, घर में मेरी बात को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए और पिताजी व अन्य व्यापारियों को भी व्यापार के काम में मुझ पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कभी कभी वह यह समझने का प्रयास भी करता कि आखिर मेरे छोटे भाई में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से उसे समाज में ज्यादा मान सम्मान मिलता है और मुझसे भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन उसे कभी भी अपने इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया, जिस वजह से उसके अंदर की यह गुस्सा छोटे भाई के प्रति नफरत में बदलती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी यह मानसिक परेशानी अपने एक बहुत ही नजदीकी मित्र से बताई। मित्र समझदार था और सेठ के बेटे का शुभ चिंतक भी था। उसने सेठ के बेटे से कहा, मेरे पास तो तुम्हारी इस समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान बता सकते हैं। बस तुम कल सुबह मेरे साथ चलना। सुबह होते ही वह युवक सेठ के बेटे को लेकर नगर के बाहर स्थित एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी ऊंची और रास्ता मुश्किल था। दोनों काफी देर तक चलने के बाद उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। उस पहाड़ी के शिखर पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। कुटिया को देखते ही वह युवक सेठ के बेटे से कहता है, इस कुटिया में एक महात्मा जी रहते हैं जो कि बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। जो भी इनके पास आता है अपनी समस्या का समाधान लेकर ही जाता है। तुम भी उनके समक्ष अपनी सारी मानसिक व्यथा कह देना, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसके बाद दोनों कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर महात्मा जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। दोनों के अंदर प्रवेश करते ही महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और मुस्कुराकर उनके आने का कारण पूछते हैं। दोनों युवक महात्मा जी को प्रणाम करते हैं और फिर सेठ का बेटा अपनी परेशानी बताना शुरू कर देता है। वह कहता है कि मुनिवर, हम तो भाई हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई मोहन को हर जगह मुझसे अधिक महत्व दिया जाता है। परिवार और समाज दोनों जगह उसे मुझसे अधिक काबिल समझा जाता है। पिताजी भी व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण काम उसे ही सौंपते हैं। वह सबकी नजरों में एक समझदार, बुद्धिमान और जिम्मेदार इंसान है, जबकि मैं एक नकारा, और इस वजह से मुझे अपने छोटे भाई से ईर्ष्या होने लगी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। आखिर मैं भी अपने छोटे भाई की तरह समाज में मान सम्मान और इज्जत कैसे पा सकता हूँ। सेठ के बेटे की पूरी बात को ध्यान से सुनने और समझने के बाद महात्मा जी ने कहना शुरू किया, समाज में जिन लोगों को दूसरों से ज्यादा मान सम्मान और प्राथमिकता मिलती है, उनके अंदर कुछ खास विशेषताएं और आदतें होती हैं, जिसकी वजह से वह भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बना पाते हैं। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपनाते हो तो तुम भी लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना पाओगे और उचित मान सम्मान हासिल कर पाओगे। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली आदत, बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी उतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और चुस्त तंदुरुस्त होते हैं उन्हें लोग एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करो। हमेशा समय से नहाओ और साफ सुथरे कपड़े पहनो और दाढ़ी व बालों को अच्छे से बना कर रखो, क्योंकि सबसे पहली चीज इंसान का दिखावा ही होता है। कोई चाहे कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह सही ढंग से और साफ सुथरा नहीं रहता है
तो लोग उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते हैं और कोई भी ऐसे व्यक्ति की इज्जत नहीं करता है। दूसरी आदत, किसी से भी मत डरो। अगर तुम सोच रहे हो कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बढ़ाऊं, तो आज से ही डरना बंद कर दो। यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें किसी से भी लड़ जाना है या फिर लोगों का सम्मान करना बंद कर देना है। निडर होने का मतलब है खुद पर पूरा भरोसा रखना है और गलत के सामने ना झुकना। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर सामने वाला चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हें उसके सामने झुकना नहीं है। यही है सच्ची निडरता का पहचान। यहाँ निडरता का दूसरा अर्थ यह भी है कि तुम्हें अपने भविष्य को लेकर डरना बंद कर देना है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति को सीरियसली नहीं लेता है जो अपने भविष्य को लेकर हर समय डरा हुआ रहता है। भविष्य के लिए योजना बनाना और उस पर चिंतन करना ठीक है, लेकिन हर समय भविष्य की चिंता करके डरा हुआ रहना व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की इज्जत कोई नहीं करता। इसलिए तुम्हें भी निडर बनना है और समाज को यह दिखाना है कि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई खौफ नहीं है और तुम सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने के लिए तैयार हो। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिला पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। और तीसरी आदत यह कि हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दो। तुमने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी इज्जत खुद कम कर लेता है। ऐसी स्थिति में लोगों की नजरों में हमारा महत्व कम हो जाता है और वह यह सोचने लगते हैं कि अरे उसे तो कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वह तो अपने आप ही आ जाएगा। मतलब कि ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति हमें गंभीरता से नहीं लेता। आज के समय में लोगों को थोड़ा सा इंतजार कराना बनता है, तभी वह हमारा सम्मान करते हैं। और चौथी आदत, अपनी जुबान के पक्के बनो। समाज में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दी हुई जुबान पर खड़े उतरते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाऊं, तो खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तुम पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि अपनी दी हुई जुबान को हमेशा पूरा करो। अगर तुमने एक बार लोगों के सामने कुछ कहने और करने का वादा कर लिया तो संजोग कर लिया, अब तुम्हें वह पूरा करके ही दिखाना है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं, तो ऐसा बनने का प्रयास करो। पांचवी आदत, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। गांव या नगर के सभी लोग हमें कब पहचानते हैं? जब हम सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। समाज में अपना सम्मानजनक स्थान बनाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह मौका होता है जब हम सभी लोगों के नजरों में आते हैं। लोग हमारे काम और व्यवहार से प्रभावित होते हैं और उनके मन में हमारे लिए इज्जत बढ़ती है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने गांव या नगर के लिए कोई धर्म का काम या फिर लोगों की सेवा करने का अवसर मिले तो जरूर करो, मौका मत छोड़ो। छठी आदत, बेझिझक जवाब दो। आज वो दौर है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है और एक बार दबने के बाद वह बार बार हम पर हावी होने लगते हैं। फिर उन्हें देखकर दूसरे लोग भी हमारे साथ ऐसा ही करने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों के बीच हम एक मजाक बनकर रह जाते हैं। व्यक्ति को अपने साथ ऐसा होने से रोकना चाहिए। बेझिझक होकर जवाब दो ताकि सामने वाला व्यक्ति और दूसरे लोग यह तुरंत समझ जाए कि यह आदमी काबू में नहीं आने वाला है और वह तुमसे बेवजह उलझना बंद कर दे। आज के दौर में अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। सातवीं आदत, अपने समय का सदुपयोग करो। अगर तुम जानना चाहते हो कि अपनी एक अलग और शानदार पहचान कैसे बनाएं, तो आज से ही समय को बर्बाद करना छोड़ दो। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन से जीते हैं कि उनकी बराबरी कर पाना बहुत मुश्किल है। यकीन मानो, हर व्यक्ति ऐसे इंसान का सम्मान करता है जो अपनी जिंदगी को अनुशासन के साथ जीता है। लेकिन अगर तुम अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में, टाल मटोल और फालतू के कामों में बर्बाद कर रहे हो, तो कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। फिर इज्जत करना तो दूर की बात है, लोग तुम्हारे बारे में ताने मारेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। इसलिए अपने खाली समय में भी कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें नहीं तो कम से कम किसी और दूसरे को भी भला हो जाए। आठवीं बात, किसी एक क्षेत्र में सफल बनो।
अगर तुम किसी भी एक क्षेत्र में सफल हो जाते हो तो फिर लोग तुम्हारी अपने आप ही इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सिर्फ सफल लोगों की ही कदर करते हैं। तुम चाहे कितने ही बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सफल नहीं हो, तुम्हारे पास कोई अच्छा काम या व्यवहार नहीं है, तो फिर लोग तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए इंसान को सबसे पहले सब कुछ भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम सफल हो जाओगे, लोग अपने आप ही तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। नौवीं आदत, अपने हुनर और खूबियों को लोगों के सामने आने दो। कुछ लोग वैसे तो हर समय सोचते रहेंगे कि अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते हैं। समाज में लोग इज्जत कर रहे हैं, लेकिन हुनर की, काबिलियत की, अच्छे व्यवहार की, ना कि किसी इंसान की। आज के समय में समाज में इज्जत पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर छुपे हुए हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग तुम्हें खास समझेंगे और तुम्हारी एक अलग पहचान बनेगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर है उन्हें लोगों के सामने आने दो, तभी तुम्हारी इज्जत होगी। 10वीं आदत, दूसरों से ज्यादा ज्ञान और जानकारी हासिल करो। अगर तुम अपने मोहल्ले और नगर में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हो तो तुम्हें अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा, जानकारी हासिल करनी होगी और खुद को जागरूक रखना होगा, ताकि जब तुम बोलो तो लोग तुम्हारी बातों को ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए तुम किताबें पढ़ सकते हो और जानकार व ज्ञानवान लोगों से वार्तालाप कर सकते हो। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही पसंद करते हैं और उसकी उतना ही ज्यादा इज्जत करते हैं। 11वीं आदत, थोड़ा सा धन अपनी सुख सुविधा पर भी खर्च करो। समाज के कुछ लोग सिर्फ दिखावे को ही महत्व देते हैं, और अगर तुम धन कमाकर सिर्फ उसे जमा करते रहोगे और उसे अपनी सुख सुविधाओं पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कंजूस कहेंगे। ऐसे में इज्जत करना तो दूर की बात है, लोग तुम्हें कंजूस कहकर अपने सामने तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर तुम्हारे पास धन है तो लालच करना ठीक नहीं है। तुम अपने धन से कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसी चीजें खरीदो जिससे तुम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। अगर लोगों को लगेगा कि तुम सच में अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हो तो लोग तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे। 12वीं आदत, महिलाओं की इज्जत करो। समाज में महिलाओं का एक विशेष स्थान होता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि समाज में अपनी एक सकारात्मक छवि कैसे बनाएं, तो महिलाओं का सम्मान करना सीख लो। याद रखो, महिलाओं द्वारा किया गया प्रचार बहुत ही जल्द आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। अगर तुम सभी महिलाओं की इज्जत करोगे तो तुम्हारे क्षेत्र में बात फैलेगी कि तुम असल में एक सम्मानित और अच्छे व्यक्ति हो। लेकिन इसके विपरीत अगर तुम महिलाओं की नजर में गिर गए तो फिर समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। 13वीं आदत, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। एक मजबूत इंसान वह होता है जो अपने दुख को खुद अकेला लेकर चलता है, लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा इंसान वास्तव में सम्मान का हकदार होता है, क्योंकि यह एक खास गुण है जो हर व्यक्ति में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे व्यक्ति की कमजोरी पकड़ने के ताक में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उनकी खिल्ली उड़ाई जा सके। तुम्हें ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी और गुप्त बातों को सिर्फ खुद तक ही सीमित रखो, अन्यथा लोग तुम्हारी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 14वीं बात, कुछ अलग करके दिखाओ। खुद की इज्जत बढ़ाने के तरीके तो कई हैं, लेकिन यह वाला ऐसा तरीका है जो एक झटके में तुम्हारी पहचान को 4 चांद लगा सकता है। साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग तो सिर्फ खुद के लिए ही जीते हैं। तुम अपने जीवन में कोई ऐसा काम कर दो जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच तुम्हारी साख बन जाए। तुम किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या नगर का नाम रोशन करो, या फिर कोई धर्म का ऐसा काम करो जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। 15वीं आदत, सबके साथ प्यार से रहो। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों की इज्जत करता है। अगर तुम लोगों के साथ खराब व्यवहार करते हो, अपशब्द बोलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो समाज में तुम्हारी छवि खराब होगी और कोई भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो गरीब और अनपढ़ व्यक्ति को भी इज्जत दिलवा देती है। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबके साथ प्रेम से बात करो। उनके साथ जब भी समय बिताओ, हंसते मुस्कुराते रहो। इस तरह से हर छोटा बड़ा व्यक्ति तुम्हारे व्यवहार से प्रभावित होकर तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर तुम इन 15 बातों को अपने जीवन में उतारते हो
तो निश्चित रूप से लोग तुम्हें पसंद करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। और एक आखिरी बात कि तुम्हें अपने छोटे भाई मोहन से ईर्ष्या करने की बजाय उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि उसके अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जिस कारण लोग इसे इतना महत्व देते हैं और तुमसे भी अधिक जिम्मेदार समझते हैं। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त की। सेठ के बेटे ने अपने छोटे भाई से ईर्ष्या वाली बात पर महात्मा जी से क्षमा मांगी और इन 15 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का वचन देकर वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखाई होगी। एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या है और वे कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती हैं। काफी देर तक बहस करने के बाद जब वे एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। वे सभी अपने बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें अपना प्रश्न बताया। बुद्ध शिष्यों का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिमान क्यों कहा जाता है? उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति में यह 12 गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसे बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान लोग अपने मन का रहस्य किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आज हमारा मित्र है वह मेरा शत्रु भी बन सकता है, इसलिए वह अपनी निजी बातें, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को नहीं बताते। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बात करते हैं, अपने घर और उन बातों के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्हें गुप्त रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बताते हैं और फिर जब बुरा समय आता है तो उन्हें धोखा मिलता है और फिर यह लोग इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा गुण यह है कि बुद्धिमान लोग हर किसी से बात करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी आदमी से सीखने का अनुभव मिल सके। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी विफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और यही वास्तव में सीखने लायक है, क्योंकि अगर कोई यह पता लगा सकता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं, तो उसके सभी ध्यान और प्रयास उन चीजों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में काम करती है और वह उसे उसके लक्ष्य तक ले जा सकता है। बुद्धिमान लोग दूसरों को तभी बताते हैं जब कार्य पूरा हो जाता है, जबकि मूर्ख काम शुरू होने से पहले ही उसके बारे में डींगे हाँकते हैं। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि काम के बारे में बार बार बात करने से आग ठंडी हो जाती है। उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे अंदर इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब है जो हमारे उस काम का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने उस व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता है, तो वह पूरी कोशिश करेगा कि हम अपने काम में सफल ना हो। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति शत्रुओं के षड्यंत्र से बचता है और काम में आने वाली बाधाओं से बचता है। काम खत्म होने से पहले किसी को नहीं बताता और अचानक अपना काम पूरा करके सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सभी डरते हैं और सभी उसका सम्मान करते हैं। बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते, ना ही यह किसी की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं या अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर चीजों को परख कर, ये सच्चाई की गहराई में जाकर और उसे अच्छे से समझने के बाद ही फैसला लेते हैं। चाहे सामने वाला कितनी भी मीठी बातें कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की कहने और करने में समानता नजर नहीं आती। सीधे शब्दों में कहे तो एक बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वह केवल तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वह केवल जो देखता है और जो सुनता है उस पर विश्वास करता है और वह लोगों के शब्दों के बजाय उनके कार्यों पर ध्यान देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बुद्धिमान लोग हर काम अपने समय के अनुसार करते हैं। वे अपनी खाली समय का उपयोग भी बहुत अच्छे से करते हैं और इसके लिए वे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को ध्यान से अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो सीमित है और जिसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए वह अपने हर काम की एक सूची रखता है और उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। बुद्धिमान लोग जीवन में आलस्य और टाल मटोल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इसलिए वे कभी भी खुद को इन दो आदतों का शिकार नहीं होने देते।
किसी काम को टालना कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है। यह एक मानसिक बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह भी है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती है। वे समझते हैं कि मनुष्य गलतियों से ही बना होता है, इसलिए वे लोगों को माफ कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वह है, क्योंकि वह यह भी समझता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वे सभी को अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और वे जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का 7वां गुण यह है कि वे असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उसे अपना हथियार मानते हैं और उससे सीख लेकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वे कभी भी अतीत की सफलता पर निर्भर नहीं रहते और ना ही हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कल है और भविष्य में उन्हें मिलेगा जिसके लिए वे आज काम करते हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को कुछ समय के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें विचलित ना करें, क्योंकि बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि असफलता क्या है। सफलता से पहले सीखे गए सबक के अलावा कुछ नहीं, जो उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताता है, जिससे कि वे अगली बार और अधिक सटीकता से प्रयास कर सके। अर्थात बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोगों की आदत होती है कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तब भी वे इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने अंदर झांकते हैं और उनकी गलतियों को जानने का प्रयास करते हैं। वे उस कार्य को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोष देकर बचने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो बिना किसी डर और शर्म के सबके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलती को स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं होती है। एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर मढ़ने की कोशिश करता है ताकि वह कभी भी अपनी गलती सुधार कर आगे ना बढ़ सके। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। बुद्धिमान लोग खुद से बातें करते हैं। दरअसल बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं। वे बहुत सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती है और ना ही वह अतीत के किसी भी विचार के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। वे एक होने की सोच रखते हैं। किसी समस्या के समाधान के बारे में वे तब गहराई से सोचते हैं जब वे चिंतन और मनन कर रहे होते हैं। वे उस दौरान खुद से बातें करते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है और वे चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। बुद्धिमान लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं और वर्तमान में बात करते हैं। वे तब तक अपना आपा नहीं खोते जब तक कोई अपनी सीमा नहीं पार कर जाता और सभी के साथ सम्मान से पेश आते हैं। और साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से बचता है, ऐसा वादा जिसे वे भविष्य में पूरा नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले यह सोचता है कि भविष्य में मेरे कहने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह गुस्से में भी ऐसी बातें नहीं कहते जिससे भविष्य में उन्हें परेशानी हो। दरअसल बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वह शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करता है। बुद्धिमान लोगों की एक पहचान यह भी होती है कि वे अपने काम और जीवन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें दूसरे लोगों और अन्य चीजों की परवाह नहीं होती है। वे बकवास करने और दूसरों के बारे में बुरी बातें करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस समय का उपयोग कुछ नया सीखने और पढ़ने के लिए करते हैं। वे लगातार चीजों को सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बुद्धिमान लोग अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इन्हें अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए ये लोग अपना ज्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और अधिक से अधिक समय अकेले बिताना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोग अपना अधिकांश समय लिखने, पढ़ने और अच्छे विचारों पर विचार मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें सोच समझकर सवाल पूछने की क्षमता होती है। वे तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, आस्था के आधार पर नहीं। साथ ही बुद्धिमान लोग जिज्ञासु भी होते हैं और अपना हर सवाल बिना डरे पूछते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलते। वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और खुद को विनम्र रखता है। शिक्षक ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति के यह 12 गुण हैं और अगर यह 12 गुण
अगर कोई इंसान अपने अंदर ले आता है तो वह एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ उसमें आपको जीवन का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख का पता चलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपनी गरीबी के दिन याद करके सेठ दयानंद की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया था। सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। घर में नौकर चाकर थे, हजारों लोग उसके नीचे काम करते थे जो उसकी एक आवाज पर उसके पास खड़े होते थे। लेकिन फिर भी आज सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वह दुनिया में अपने आप को सबसे गरीब आदमी समझ रहा था। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वह बहुत खुश रहता था। लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी वह प्रसन्न नहीं है। और दुनिया में वही आदमी सबसे गरीब होता है जो सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होने लगा था कि धन संपदा या भौतिक सुख सुविधाएं उसकी मन की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब पूरे जीवन की कमाई उसे व्यर्थ लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसने जो कुछ कमाया वह सब यूं ही था, व्यर्थ था। यह एहसास उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। काश उसे यह एहसास पहले हो गया होता तो वह ठहर जाता, रुक कर चिंतन करता कि जो चीज वह इकट्ठा कर रहा है वह वास्तव में इकट्ठा करने लायक चीज तो थी ही नहीं। अगर उसे यह बात पहले पता चल गई होती तो वह अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वह उस रहस्य के बारे में खोज करता जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलापन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, मेरे को तो जीवन में कोई बताने वाला नहीं था, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैं उस रास्ते पर चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं था। और आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैं तय करके आया हूँ उतना ही रास्ता अभी बाकी है। शायद मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ा था और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफर शुरू करूं। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वह जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। भला इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? यह सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, धन संपदा, पूरा परिवार, सारी खुशियां आपके पास है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? उसका बड़ा बेटा वह नहीं समझ पा रहा था जो उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है कि जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारे उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। कुछ समय बाद मेरी मृत्यु भी नजदीक है और अब मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर, परिवार, रुपया, पैसा, धन संपदा, सब कुछ यही रह जाता है। और आखिर में मेरे साथ जाएगा क्या? क्या मैं दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूँ? क्या मैं दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी नहीं हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता? सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल पूछा कि पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है। कौन इंसान इस दुनिया में भला ऐसा होता है जो अपने साथ इस दुनिया की सुख सुविधाएं या फिर अपना परिवार को साथ लेकर जाता है? सब लोग तो अकेले ही जाते हैं। फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब ही हुआ। यही सवाल उसके मन में उठ रहे थे, यही सवाल उसके मन में भी उठ रहे थे, लेकिन उसके खुद के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो वह अपने बेटे को भला इसका उत्तर क्या देता? इसीलिए उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। अगर एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का वह भोग नहीं कर पा रहा है, तो वह सबसे बड़ा दुख हुआ। मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करो। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला वह जवाब तुम अपने जीवन में ढूंढो। और यकीन मानो, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। यह कहानी सुनाकर गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है। सभी शिष्य ध्यान पूर्वक अपने गुरु की यह कहानी सुन रहे थे।
संध्या का समय था। धीमी धीमी हवा चल रही थी जिससे कि पेड़ की पत्तियां हिल रही थी। आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्य अस्त होने को आया था और सभी शिष्य अपने गुरु से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछ लिया। इसका उत्तर देते हुए एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आपके पास कितना भी भौतिक सुख सुविधाएं क्यों ना हो, वह सारा व्यर्थ है। और इसके विपरीत अगर आपका शरीर सुखी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो चाहे आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन उसके बावजूद आप अपने जीवन में सुखी रहोगे। इसीलिए संसार का सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। यह सुनकर दूसरे शिष्य ने उसका विरोध करते हुए कहा कि गुरुदेव, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है लेकिन उसके बावजूद वह अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूं कि जीवन में सबसे ज्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी है। गुरु ने अपने शिष्य से सवाल किया कि अच्छा, यह बताओ कि मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार मन को संतुष्ट करना सीख ले तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि मन का भला कभी होता ही नहीं। मन को चाहे कितना भी खिला दो लेकिन उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। चाहे उसको कितना ही धन दे दो लेकिन उसके बावजूद उसका लालच बढ़ता ही जाता है। अब गुरु ने सभी शिष्यों को समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा, अज्ञानतावश मनुष्य कभी यह समझ नहीं पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर उसने अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े कचरे से भर लिया। इसीलिए वह मन जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था, अकेले में भी आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक रह लेता था, अब वही मन सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, सिर्फ इतना सा होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ एक सूत्र से वह अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सूक्ष्म सुविधाओं का भोग करना, पूर्ण होश के साथ, पूर्ण आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना, सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, हर रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसे कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं और रहता है और शरीर कहीं और इसीलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन और मस्तिष्क सभी एक जगह पर संगठित होना सीख ले तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति और आनंद का एहसास कर पाएंगे जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में ज्ञान के प्रकाश का उदय होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञान में आप अपने मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को जबरदस्ती वर्तमान में खींच कर लाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। यह कार्य बड़ी धीरे धीरे, बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है, बड़े संयम के साथ किया जाता है। अगर आप इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आ जाएंगे, आप बहुत जल्दी हार मान लेंगे। इसलिए हर कदम पर आगे बढ़ते चलो, तब जाकर के मंजिल सामने होगी। और यह कहकर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने से मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है। धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से वह उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कहीं नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधा में नहीं मिलता। और इसके बाद सभी शिष्य अपने गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाई होगी। अगर आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाली जितनी भी मोटिवेशनल कहानियां हो सबसे पहले आप सुन सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, यह कहानी उन सभी दोस्तों, परिवार वालों या घर वालों के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास सब सुख सुविधा होने के बावजूद भी वह बहुत परेशान रहते हैं, वह खुश रहना भूल गए हैं, वह खुश दिखते ही नहीं। शायद आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। कोई बुरा इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो फटाफट से जल्दी से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर कर दो।